हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जिस नेपाली जिले से चिकन नेक तक पहुंचना चाहता था चाइना, आखिरकार अजीत डोभाल ने किया वही खेला। दोस्तों 3 स्टेप में ड्रैगन का कर दिया काम तमाम, जानकर आप भी जाएंगे चौंक और एनएस अजीत डोभाल जी को कहेंगे थैंक यू बताएंगे। दोस्तों बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। तो वही दोस्तों उधर सिंगापुर ने भारत विरोधी कंटेंट ब्लॉक करने का दे दिया आदेश, चीन का आया नाम। अचानक कैसे सिंगापुर ने लिया ये सबसे बड़ा फैसला। दोस्तों उधर साउथ चाइना सी में चीन ने दिखाया गुंडागर्दी, भारत के सेमीकंडक्टर पार्टनर को उकसाया। प्रातस आइलैंड से मुंह चिढ़ा रहे जासूसी जहाज। दोस्तों क्या है जानकारी। वहीं किस पाकिस्तानी ने यह बड़ा दावा कर दिया कि हमारे पास आसिम मुनीर है, भारत के चिनाब ब्यास टनल को उड़ा देंगे हम। जी हाँ दोस्तों, भारत को फिर एक बार पोक करने का प्रयास किया है पाकिस्तान ने। वहीं आपको बताएंगे कैसे चीन का सस्ता सामान बन रहा दुनिया के लिए चुनौती। रिपोर्ट आई है जिसमें चिंता का सबसे बड़ा कारण बताया गया है चीन का सस्ता सामान। दोस्तों डंप यार्ड बन रहा है यूरोप। वहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच दिल्ली में एक्टिव हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह जी से की मुलाकात, क्या है इसका मायने। तो वहीं बढ़ती महंगाई के बीच एक और बड़ा झटका। दोस्तों घरेलू सिलेंडर को लेकर आपको बताएंगे घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में फिर एक बार इतने रुपए की हो गई है बढ़ोतरी। दोस्तों 3 महीने में दूसरी बढ़ोतरी हुई है, आपको बताएंगे। पहले 913 रुपए का मिल रहा था ये सिलेंडर 14 किलो वाला, और अब इतने का मिलेगा। और नई दर आज से लागू हो गई है। दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत आगे से किसी को छेड़ता नहीं लेकिन पीछे से छोड़ता भी नहीं। मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएस अजीत डोभाल जी ने एक ही मीटिंग में चीन की सारी हेकड़ी निकाल दी। दोस्तों उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बंद कमरे में एक खुफिया मुलाकात की। इस हाई प्रोफाइल बैठक में दोनों के बीच जो तगड़ी प्लानिंग हुई उसने हमारे चिकन नेक को नुकसान पहुंचाने के चीनी सपने को पूरे तरीके से फुस कर डाला। दोस्तों डोभाल ने टेबल पर बैठकर बालेंद्र शाह के दूत साथ मिलकर 3 स्टेप्स का एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसने चीन का पूरा बोरिया बिस्तर बांध दिया। अब आप कहेंगे ये 3 कौन से स्टेप्स हैं, तो आपको बता दें ये 3 सिंपल स्टेप है, कनेक्टिविटी, एनर्जी और टूरिज्म। दोस्तों इस पूरे खेल को समझने के लिए भारत की चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के खेल को समझना होगा। दोस्तों चिकन नेक और नेपाल का जो कनेक्शन है वो भारत की सुरक्षा के लिहाज से सबसे खतरनाक और सबसे सेंसिटिव फैक्ट्स में से एक है। दोस्तों नेपाल की भौगोलिक स्थिति सीधे तौर पर हमारे इस इलाके को प्रभावित करती है। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर में है जो 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा एक संकरा जमीनी रास्ता है जो पूरे उत्तर पूर्वी भारत यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को बाकी के भारत से जोड़ता है। इसके एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ नेपाल का झापा जिला। नेपाल की सीमा से चिकन नेक की दूरी इतनी कम है दोस्तों कि वहां बैठकर चीन आसानी से भारत की इस नस को दबा सकता था। चीन ने इस सब के लिए वहां भारी निवेश भी शुरू कर दिया था, लेकिन अजीत डोभाल जी ने नेपाल की नई सरकार के आते ही ऐसा कूटनीतिक दाव खेला कि चीन के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दोस्तों अजीत डोभाल जी और शिशिर खनाल की मीटिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप था कनेक्टिविटी को रिकॉर्ड स्तर पर मजबूत करना। भारत ने साफ कर दिया कि नेपाल के साथ सड़कों, रेलवे लाइनों और हवाई संपर्कों का महाजाल बिछाया जाएगा, यानी बिना नाम लिए चीन की साजिशों को नेपाल से आउट कर दिया। दोस्तों किन्हीं लोगों को लग सकता है कि यह काफी छोटी जानकारी है, लेकिन जिनको वाकई में इस सेंसिटिव क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी उनको यानी वो समझ जाएंगे कि यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए। अजीत डोभाल जी ने बहुत बड़ा कार्य करके दिखाया है। दोस्तों जब भारत और नेपाल के बीच ट्रेनें और एक्सप्रेसवे सीधे जुड़ जाएंगे तो नेपाल के लिए भारत के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चीन के मुकाबले कई गुना सस्ता और आसान हो जाएगा। बीआरआई का आकर्षण खत्म। जी हाँ, चीन पिछले कई सालों से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोले तो बीआरआई और ट्रांस हिमालयन रेलवे के जरिए नेपाल को जो है वो लालच दे रहा था कि वो तिब्बत के रास्ते चीन से जुड़े, लेकिन पहाड़ों को चीर कर चीन तक जाना बहुत खर्चीला और मुश्किल भरा है। जबकि भारत का रास्ता समतल और बेहद करीब है। भारत
भारत की इस कनेक्टिविटी से चीन के सिल्क रोड प्रोजेक्ट का पूरा आकर्षण ही खत्म हो गया है। वही चिकन नेक पर अब दबाव भी कम हो जाएगा दोस्तों, यानी जब भारत और नेपाल के बीच सुरक्षा और कनेक्टिविटी के रास्ते मजबूत होते हैं तो भारतीय सेना के लिए भी इस संवेदनशील सीमा पर अपनी निगरानी रखना और सामान पहुंचाना बेहद आसान हो जाता है, जिससे चिकन नेक तक पहुंचने के लिए चीन की सारी प्लानिंग फुस हो जाती है। वहीं दोस्तों भारत और नेपाल के बीच मजबूत होती ऊर्जा पार्टनरशिप ने चीन को सबसे करारा झटका दिया है। ये हम आपको स्टेप 2 बता रहे हैं एनर्जी पार्टनरशिप को लेकर। नेपाल के पास पानी की अपार शक्ति है जिससे बिजली बनाई जा सकती है और भारत को अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए क्लीन एनर्जी की सख्त जरूरत है। दोस्तों आप इस ऐसे समझ सकते हैं कि चीन अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश करके वहां की बिजली पर कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन अब भारत ने नेपाल के साथ पावर ट्रेड एग्रीमेंट करके चीन का ये पत्ता ही काट दिया। अब नेपाल अपनी बिजली भारत को बेचेगा जिससे उसे मोटी कमाई होगी। वहीं कर्ज के जाल से भी बच गया नेपाल। जी हाँ, चीन की नीति आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। उसकी नीति हमेशा से ऐसी रही है कि वो छोटे देशों को महंगे कर्ज देकर उनके प्रोजेक्ट्स पर कब्जा करता है, जैसा उसने श्रीलंका और पाकिस्तान में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक वही वो नेपाल के साथ करना चाह रहा था। भारत ने नेपाल की बिजली के लिए अपना विशाल बाजार खोलकर नेपाल को इस मामले में भी अब आत्मनिर्भर बना दिया है, जिससे उसे चीन के आगे हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। यानी भारत का मानना है कि तुम भी एक देश हो, हम भी एक देश हैं। बेटर यही है कि तुम भी फायदा लो, हम भी फायदा लेंगे, लेकिन आपस में हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम तुमको कर्ज में डाल दें। यानी कि सबका साथ सबका विकास यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। जबकि चीन की नीति रही है कि सिर्फ हमारा विकास यानी चीन का विकास, बाकी सबका डिग्रेडेशन। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने एक सख्त नीति भी अपनाई है। इसके तहत भारत केवल उसी बिजली को अपने ग्रिड में आने देगा जिसे भारत या नेपाल की कंपनियों ने ही बनाया हो। अगर किसी प्रोजेक्ट में चीन का एक भी रुपया लगा है तो भारत वो बिजली खरीदेगा ही नहीं। जी हाँ, इस नीति ने नेपाल को मजबूर कर दिया कि वो अपने पावर सेक्टर से चीनी कंपनियों को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंके। वहीं अगर तीसरे कदम की बात करें तो वो हमने आपको बताया वो है टूरिज्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यानी कि दोस्तों चीन पिछले कई सालों से नेपाल में अपनी भाषा मैंडरीन, चीनी संस्कृति और कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा था ताकि वहां भारत विरोधी सोच पैदा की जा सके। अब भारत ने अपने तीसरे स्टेप यानी टूरिज्म के जरिए चीन के इस वैचारिक प्रोपेगेंडा को मटिया मेट कर दिया। दोस्तों जब भारत और नेपाल मिलकर रामायण सर्किट यानी अयोध्या से जनकपुर, बुद्ध सर्किट यानी लुम्बिनी से बोध गया और शिव शक्ति सर्किट यानी पशुपतिनाथ से काशी को बढ़ावा देते हैं तो दोनों देशों के करोड़ों लोगों के दिल आपस में जुड़ जाते हैं। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चीन के कम्युनिस्ट विचारों पर भारी पड़ता है। चीन ने नेपाल के पोखरा और भैरहवा में भारी कर्ज देकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनवाए थे ताकि वो बौद्ध पर्यटकों को सीधे अपनी तरफ खींच सके, लेकिन भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इन चीनी निर्मित एयरपोर्ट्स से आने जाने वाली उड़ानों को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि चीन के बनाए अरबों के एयरपोर्ट आज खाली और ठप पड़े हैं, जबकि भारत नेपाल का पारंपरिक रूट आज भी रिकॉर्ड कमाई कर रहा है। यानी कि दोस्तों अजीत डोभाल जी ने टेबल पर बैठकर बालेंद्र शाह के दूध के साथ जो मिलकर ये 3 स्टेप का चक्रव्यूह रचा है, जिसने चीन को हर तरीके से नेपाल से तो आउट कर ही दिया है और जो थोड़ी बहुत उसकी प्रेजेंस बची है नेपाल में वो भी आउट हो जाएगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह एक बंद कमरे में हुआ है जहां किसी का भी आना जाना मना था। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिस्टर NSA अजीत डोभाल जी ने एक ही मीटिंग में चीन की सारी हेकड़ी निकाल दी। अगर आपका भी दोस्तों इस जानकारी के बाद, इस अपडेट को सुनने के बाद सीना चौड़ा हो रहा है और आपको खुशी हो रही है तो सबसे पहले तो कमेंट में थैंक यू सो मच अजीत डोभाल जी। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को सबसे पहले दबा दीजिएगा। सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, दबाना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें एक तरफ जहां नेपाल से चीन को आउट किया भारत ने, वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर ने भारत विरोधी कंटेंट ब्लॉक करने का दे दिया आदेश। चीन का आया नाम। जी हां दोस्तों, बड़ी जानकारी। सिंगापुर के अधिकारियों ने ऑनलाइन आपराधिक नुकसान अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए चीन स्थित एक प्लेटफॉर्म से जुड़े 14 सोशल मीडिया पोस्ट को निष्क्रिय कर दिया है। इन्हें नस्लीय भेदभाव भड़काने का जानबूझकर किया गया प्रयास बताया गया है। सिंगापुर के गृह मंत्रालय ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को भारतीय समुदाय को निशाना बनाने
दिखाने वाली भड़काऊ कंटेंट वाले 14 सोशल मीडिया पोस्ट तक पहुंच को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। ये सरकार की अब तक की सबसे स्पष्ट प्रक्रियाओं में से एक है जो इस बात के खिलाफ है कि इसे विदेशी प्रभाव अभियान बताया गया है, जिसका उद्देश्य सिंगापुर के बहुजातीय समाज को विभाजित करना है। सिंगापुर पुलिस बल ने शनिवार को ऑनलाइन आपराधिक नुकसान अधिनियम 2023 यानी ओचा के तहत प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए। ये कानून अधिकारियों को आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली कंटेंट को हटाने या प्रतिबंधित करने के लिए प्लेटफॉर्मों को त्वरित रूप से बाध्य करने की शक्तियां प्रदान करता है। निर्देशों के मुताबिक प्लेटफॉर्मों को सिंगापुर के यूजर्स को चिन्हित पोस्ट तक पहुंचने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने होंगे। अधिकारियों ने बताया कि आपत्तिजनक बातें पिछले महीने चीनी भाषा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फैलनी शुरू हुई, जिनमें शुरू में सिंगापुर को अपनी सांस्कृतिक पहचान और जातीय राजनीति को लेकर चिंतित दिखाया गया। कंटेंट तेजी से भड़काऊ होती चली गई, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि सिंगापुर पर भारतीयों का कब्जा हो रहा है और उसकी बहुजातीय नीति पश्चिमी देशों की स्वीकृति पाने का एकमात्र दिखावा है। अब ऐसे में सिंगापुर में भारत विरोधी कंटेंट को लेकर जिस प्रकार से सिंगापुर की सरकार ने एक कदम उठाया, इसे वाकई में सराहनीय माना जा रहा है। दोस्तों उधर बता दें, साउथ चाइना सी में चीन दिखा रहा है गुंडागर्दी, भारत के सेमीकंडक्टर पार्टनर को उकसाया, प्रातस आइलैंड से मुंह चिढ़ा रहे जासूसी जहाज। क्या है खबर बता दें दोस्तों, दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी का तमाशा आए दिन देखने को मिलता रहता है। दूसरों को डराने धमकाने और उनकी जासूसी करने के लिए बदनाम ड्रैगन ने एक बार फिर वही हरकत की है। इस बार चीन ने भारत के सेमीकंडक्टर पार्टनर ताइवान को खुलेआम उकसाने का प्रयास किया है। शनिवार को ताइवान ने ड्रैगन की करतूत का खुलासा किया है। ताइवान ने बताया कि इस प्रातस आइलैंड के पास चीन के जासूसी जहाज बिल्कुल सीमा पर आकर दूर से मुंह चिढ़ाते यानी ताक झांक करते दिखाई दिए हैं। ताइवान ने चीन को फटकारते हुए बीमार गुंडा तक कह दिया है। दरअसल ताइवान के कब्जे वाले प्रातस द्वीप समूह में एक नेशनल पार्क भी है। दक्षिण चीन सागर के उत्तरी छोर पर स्थित इन आइलैंड्स पर सुरक्षा के नाम पर ताइवान की सिर्फ कोस्ट गार्ड ही तैनात रहती है, यानी यहाँ सैन्य सुरक्षा बेहद हल्की है। यही वजह है कि बीजिंग अब ताइवान पर अपनी संप्रभुता का दावा ठोकने और उस पर दबाव बनाने के लिए इन कमजोर द्वीपों को निशाना बना रहा है। ये द्वीप मुख्य ताइवान द्वीप से सिर्फ 400 ही किलोमीटर दूर हैं, जिसके कारण चीन के लिए इन पर घात लगाकर हमला करना या दूर से जासूसी करना बेहद आसान हो जाता है। आपको पता ही होगा दोस्तों, जिनको नहीं पता बता दे कि ताइवान आज की तारीख में भारत का एक बेहद खास और रणनीतिक सेमीकंडक्टर पार्टनर बन चुका है। मोबाइल से लेकर फाइटर जेट तक में लगने वाली एडवांस चिप्स बनाने में ताइवान का पूरी दुनिया में सिक्का चलता है। भारत अपने मेक इन इंडिया मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्लोबल हब बनने के लिए ताइवान की दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर भारत में अरबों डॉलर के सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। दोस्तों चीन भारत और ताइवान की इसी बढ़ती नजदीकी से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। चीन चाहता है कि वो ताइवान को डराकर कब्जे में ले ले ताकि वो दुनिया की सप्लाई चेन हथिया ले, जो कि कभी उसका मंसूबा पूरा नहीं होगा। दोस्तों कभी भी भारत भी उसका मंसूबा पूरा नहीं होने देगा। बेशक ताइवान के मुद्दे पर हर कोई खुलेआम अपनी बात नहीं रखता, लेकिन अंदर खाने हर किसी को पता है कि ताइवान की तो मदद करनी है। अगर चीन किसी भी प्रकार का आंच देता है ताइवान पर, तो हर किसी को ढाल बनकर खड़ा रहना पड़ेगा। बस यही वजह है दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है अवश्य कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दे, फिर एक बार पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में उगला जहर, कह दिया कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग नहीं बनेगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। उसने दावा किया है कि कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं बनेगा। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के एजेंडे में बना हुआ है। उसका यह बयान जनरल असेंबली में परिषद की सालाना रिपोर्ट पर बहस के दौरान भारत की टिप्पणियों के जवाब में आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का अनुचित उल्लेख करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की थी। इतना ही नहीं दोस्तों, उधर पाकिस्तान के बड़े पत्रकार का बेतुका सा दावा, कहा हमारे पास आसिम मुनीर है, भारत के चिनाब ब्यास टनल को जब चाहे उड़ा देंगे। इतनी बड़ी धमकी दोस्तों। पाकिस्तान इन दिनों भारत के चिनाब ब्यास टनल परियोजना पर भड़का हुआ है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय इस परियोजना के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। अब इसमें पाकिस्तानी मीडिया भी शामिल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख नजम सेठी ने कीदड़ भभकी दी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत के चिनाब व्यास टनल को मिसाइल से उड़ा देंगे। पाकिस्तान के कई दूसरे राजनेताओं ने भी इस परियोजना को लेकर भारत को युद्ध की धमकी दी है। पाकिस्तान के एक टीवी कार्यक्रम में नजम सेठी से सवाल किया गया कि बीजेपी के ट्विटर अकाउंट पर चर्चा किया गया कि वो पुराने वसूल बदलने जा रहे हैं और अब वो अपनी मर्जी से जिस चीज को चाहें जैसे मोल्ड करेंगे। उनका इशारा उस प्रोजेक्ट की ओर था जिसमें वो 1
टनल बनाने जा रहे हैं। जो चिनाब लिंक प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा है कि वे अब किसी बात की परवाह नहीं करते। सिंधु जल संधि जब से सस्पेंड कर रखा है, अब वो ये बताएंगे कि वो जो चाहेंगे वो बनाएंगे। नजम सेठी ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो मेरी असेसमेंट है कि हम इसको चलने नहीं देंगे, तो आप समझ जाओ कि इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि हमें सिर्फ एक मिसाइल की आवश्यकता है, फिर इंडिया कुछ करेगा तो वापस से होगा। इंडिया ने झेलम के ऊपर प्रोजेक्ट बना लिया किशन गंगा, लेकिन वो वक्त और आज के वक्त में क्या फर्क है? आसिफ मुनीर साहब, यह एक अंतर है और भारत को इसका पता होना चाहिए। हम उड़ा कर रख देंगे अगर हमारे खिलाफ काम हुआ। इतनी बड़ी धमकी दी है दोस्तों पाकिस्तान ने भारत को, पाकिस्तान के इस बड़े पत्रकार ने। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत बात से जवाब नहीं बल्कि हकीकत में जवाब देना जानता है, तो आप अपनी राय दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, एक रिपोर्ट में सबसे बड़ा यह खुलासा हुआ कि अमेरिका की जासूसी कर रहा है इजराइल। पेंटागन ने खतरे को टॉप लेवल तक बढ़ाया। जी हां, 2 अमेरिकी अधिकारियों और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक पेंटागन इजराइल की तरफ से अमेरिका पर की जा रही जासूसी में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर चिंतित है। हाल ही में पेंटागन ने इजराइल की तरफ से खुफिया जानकारी हासिल करने के खतरे के स्तर को टॉप लेवल तक बढ़ा दिया है, मतलब इजराइल को सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक पेंटागन की रक्षा खुफिया एजेंसी ने एक नया प्रति खुफिया खतरे का आकलन जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि DIA ने एक इंटरनल मैसेज प्रकाशित किया जिसे एक मौजूदा अधिकारी ने देखा, जिसमें इजराइल के लिए खतरे का स्तर गंभीर बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यह आकलन पेंटागन के भीतर इस चिंता से उपजा है कि इजराइल ईरान युद्ध पर ट्रंप प्रशासन की आंतरिक चर्चाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों की निगरानी करने का विशेष प्रयास कर रहा है। लेकिन वही दोस्तों, बाद में इजराइल का बयान आया। इजराइल ने कहा कि ये सारे आरोप जो हम पर लगाए जा रहे हैं वो आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, राफेल लड़ाकू विमानों को मिली नई सुपर ताकत, स्टेल्थ फाइटर जेट के भी उड़ेंगे पड़खचे। जी हां, फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान के लिए बनाई गई नई और आधुनिक मीका NG मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। खास बात यह है कि इस मिसाइल को पहली बार राफेल से बहुत तेज यानी सुपरसोनिक गति में दागा गया और ये स्टेल्थ फाइटर जेट को भी निशाना बना सकता है। इस सफल परीक्षण को राफेल की ताकत बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA के मुताबिक माइका NG बोले तो MICA NG को भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। कंपनी के मुताबिक ये मिसाइल दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन, स्टेल्थ फाइटर जेट्स और तेज रफ्तार क्रूज मिसाइलों को भी निशाना बना सकती है। स्टेल्थ विमान वे होते हैं जिन्हें रडार पर पकड़ना काफी मुश्किल होता है। ये माइका NG का राफेल विमान से दूसरा परीक्षण था। पहला परीक्षण जून 2025 में किया गया था। इस बार इसे ऐसी स्थिति में परखा गया जब विमान ध्वनि की गति से भी ज्यादा तेज उड़ रहा था। इतनी तेज गति पर तापमान बहुत बढ़ जाता है जिससे लक्ष्य को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं आपको बता दें, चीन का सस्ता सामान बन रहा दुनिया के लिए चुनौती। रिपोर्ट में चिंता, डंप यार्ड बन रहा यूरोप। जी हां दोस्तों, चीन दुनिया भर में अगर किसी एक चीज के लिए जाना जाता है तो वो है उसका सस्ता सामान। इसी सस्ते सामान ने चीन को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया है, क्योंकि वो जो कुछ बनाता है उसे कम कीमत पर दूसरे देशों को बेच देता है। नतीजा ये होता है कि चीन का तो सामान बिकता रहता है, लेकिन दूसरे देशों की कंपनियों को नुकसान होने लगता है। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि यूरोप चीन के सस्ते सामानों का डंप यार्ड बन गया है। दोस्तों, फ्रेंच अखबार ले मोंडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ यानी EU अब एक ऐसी रणनीति बनाने की प्रयास कर रहा है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी चीन के साथ ना तो कोई ट्रेड वॉर शुरू हो और उसकी अपनी कंपनियों को भी फायदा हो। जी हाँ, अखबार लिखता है कि चीन अब तक सस्ता सामान तो बेच ही रहा था, लेकिन अब वो इनोवेशन और हाई वैल्यू वाला प्रोडक्शन भी कर रहा है जिसमें AI भी शामिल है। इन सब के कारण यूरोपीय कंपनियों को नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट्स कहती है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी लगभग 30% है, जबकि खपत में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 13% है। इसका मतलब हुआ कि चीन जितनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसका आधे से भी कम खुद इस्तेमाल करता है और उससे ज्यादा बेच देता है। चीन के सस्ते सामान को आने से तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके सामान को महंगा जरूर किया जा सकता है, मगर इन सब का असर भी चीन पर नहीं हो रहा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर यूरोप करे तो करे क्या। यूरोप चीन को ना तो छोड़ना चाहता है और ना उसके साथ बने रहना चाहता है। बड़ा ही दुर्लभ स्थिति में फंस चुका है यूरोप। वहीं सबसे बड़ी खबर, भारतीय शांति सैनिक मेजर अभिलाषा बराक को मिला अवार्ड, बढ़ाया देश का गौरव। दोस्तों, भारत की महिला शांति सैनिक और देश की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक जी को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये सम्मान उन्हें लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए
प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में आयोजित एक विशेष समारोह में मेजर बराक को यह पुरस्कार प्रदान किया। वर्तमान में वो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी यूनिफिल के तहत शांति मिशन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पुरस्कार समारोह के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मेजर अभिलाषा बराक के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका योगदान ये शो करता है, ये दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि मेजर बराक न केवल उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जिनकी वो सेवा कर रही है, बल्कि अपने साथ काम करने वाले शांति सैनिकों के लिए भी एक आदर्श उदाहरण है। ऐसे में आप भी दोस्तों पायलट मेजर अभिलाषा बराक जी को कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई जरूर कहिएगा कमेंट में, साथ ही साथ बता दें। नितिन नवीन ने किस पर साधा निशाना, कहा युवा किसी के हाथ की कठपुतली नहीं। विदेश में बैठे कुछ लोग सोचते हैं। पूरी बात आपको बता दें कि झारखंड दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को उन ताकतों पर तीखा हमला बोला जो उनके मुताबिक देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है। रांची में बुद्धिजीवियों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी पर हमला बोला और कहा कि विदेश में बैठे कुछ लोग ये समझते हैं कि वे भारत के युवाओं को दिशा दे सकते हैं, लेकिन देश का युवा किसी के हाथ की कठपुतली बनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का भारतीय युवा राष्ट्र निर्माण, इनोवेशन और अपने बेहतर भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि कुछ ताकतें उसे व्यवस्था विरोधी राजनीति की ओर मोड़ने का प्रयास कर रही है। नितिन नवीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत का युवा नकारात्मकता नहीं बल्कि सकारात्मकता और रचनात्मक राजनीति का रास्ता चुनेगा। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन यह दिखाता है कि युवाओं में भारी गुस्सा और हताशा है। उन्होंने सीजेपी की मांगों का भी समर्थन किया और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस आंदोलन देश के युवाओं के भारी गुस्से और हताशा की अभिव्यक्ति है। मोदी सरकार को इन्हें राष्ट्र विरोधी करार देने के बजाय इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आम आदमी पार्टी इनकी इस मांगों का समर्थन करती है। प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का इस पर समर्थन देना, आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? क्या आप इसको कुछ लिंक कर पा रहे हैं? जो भी आपको लगता हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं पंजाब में बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति के बाद पार्टी में नाराजगी की खबरें आ रही हैं। उधर पार्टी छोड़ने के अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। एक्स पोस्ट पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ बैठक हुई और पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने दूसरे पोस्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात का भी जिक्र किया। सोशल मीडिया पोस्ट में पंजाब के पूर्व सीएम ने लिखा कि नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अब ऐसे में दोस्तों बीजेपी छोड़ने के अटकलों के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह का मिलना ये बहुत बड़ा कोई संदेश है दोस्तों, संकेत है बेसिकली। वहीं महंगाई का एक और बड़ा झटका, घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हो चुकी है। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 913 से बढ़कर 942 हो जाएगी। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई है। इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। बढ़ोतरी से पहले दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर 853 में मिल रहे थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी ऊर्जा लागत और घरेलू बिक्री पर नुकसान के कारण कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकारी तेल कंपनियों को हर घरेलू सिलेंडर पर करीब 703 रुपए का नुकसान हो रहा था। दाम बढ़ने से बावजूद सिर्फ आंशिक भरपाई होगी। ये बहुत बड़ी जानकारी, यानी कि अब से सिलेंडर 29 रुपए और महंगा करके मिलने वाला है आपको, जो कि अब 942 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। दोस्तों क्या है आपकी इस पर राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगातार जिस प्रकार से गैस सिलेंडर, तेल, पेट्रोल इनमें महंगाई हो रही है और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी राय हम जानना चाहते हैं। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं आप लोग, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। और रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।